हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वही देखेंगे जो हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, जिसमें वन बाय वन करके सब देख रहे थे। अभी हम लोग थोड़ा ये उसका देखते हैं, जो ईवीएस का पेडागोजी है उसको देखते हैं, फिर कंटेंट भी देखेंगे ईवीएस का। तो पहले पेडागोजी, मैंने सोचा पहले पेडागोजी कराते हैं, उसके बाद कंटेंट देखेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। और थोड़ा सर्दी है मुझे, तो आई होप आप लोगों को मेरे वॉइस से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मतलब पूरे प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे से अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो देखते हैं, जो भी हम लोग ईवीएस डिस्कस करने वाले हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जो कि है कि 1 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेंगी। मतलब ऐसा समझिए, क्योंकि अभी हमारा जो पेपर है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो ये पेपर भी जो है ऑनलाइन पेपर ही है, जो मैं आपको बताना शायद भूल गई। तो देखिए, ये देखिए 20 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका है ये। तो अभी हम लोग बेसिकली ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है। तो मैंने सोचा कि अभी पिछले से बेहतर है कि जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया वही पूछ रहा है टीचर की, मतलब अगर मतलब जो टीचर है वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है और दृष्टिबाधित है, जो बच्चा मतलब देख नहीं रहा है, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा? वो देख नहीं रहा है, तो मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे बच्चा मतलब प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए? तो क्या आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, या सहपाठी के द्वारा व्याख्या या ठोस अनुभव का उपयोग करना? तो देखिए, आवाज़ में संदेश देकर, हाँ, अगर बच्चा मतलब दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो उसको आवाज़ में हम मतलब कोई भी चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करके देंगे, तो मतलब आवाज़ में ऐसा बोलेंगे तो वो बच्चा सुन लेगा, तो उसको समझ में आएगा। और मौखिक व्याख्या देकर भी, हाँ, मौखिक व्याख्या देकर भी बच्चा मतलब सुनेगा तो अच्छे से समझेगा, क्योंकि वो देख तो पाएगा नहीं, क्योंकि दृष्टिबाधित है, तो वो भी। और जो इसके सहपाठी हैं, पीयर ग्रुप हैं, उनके दोस्त हैं, उनके द्वारा भी व्याख्या देकर मतलब वो लोग भी अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको समझ में आएगा। और देखिए, चौथा दिया गया है कि ठोस अनुभव का उपयोग करके, तो बच्चा देख नहीं रहा है तो ठोस अनुभव को कैसे मतलब प्रयोग करेगा? तो ये तो देखिए नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, देखिए दिया गया है इसमें ए बी और सी, बी सी और डी, बी और सी, ए बी सी और डी। तो देखिए, इसमें से हमारा जो हो जाएगा ए बी और सी, ये तीनों जो हैं वही हमारे सही होंगे, ये तीनों। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए उसमें क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हो गया है कि देखिए, अभी हमने दृष्टिबाधित देखा, अभी हम श्रवण बाधित देखेंगे, मतलब जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। तो श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। अगर बच्चा मतलब कोई भी बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, उसको मतलब सुनने में परेशानी हो रही है, तो मतलब उनकी आवश्यकताओं को, मतलब जो उनकी नीड्स हैं बच्चे की, उनको पूरा करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? कैसे शिक्षण में मतलब जो ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं उनमें कैसे वो सुधार कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं? क्या ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, या केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके, या उपशिक्षकों और अनुशीर्षकों साथ साथ अनुदेशकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, या अधिक दृश्यों का उपयोग करना? तो देखिए, बेसिकली वो पूछ रहा है हमसे कि ऐसा क्या कर, 1 मिनट, हाँ ये दूसरा ही है। तो बोल रहा है कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, क्या जब हम श्रवण मतलब बच्चों को दिक्कत हो रही है तो क्या हम विशेष शिक्षकों की सहायता लेंगे? देखिए, हम टीचर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम टीचर का ऐसा सहारा तो नहीं लेंगे। फिर केवल ऑफलाइन प्रबंध करके मतलब बच्चों के लिए सिर्फ ऑफलाइन देंगे और ऑनलाइन, मतलब फिर उनको सेग्रीगेशन वाला काम हो जाएगा ना, कि बच्चों को फिर ऑफलाइन करो फिर ऑनलाइन करो। आधे बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे, आधे बच्चे मतलब ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा और पहला भी हमारा नहीं होगा।
फिर देखिए तीसरा दिया गया है उपशीर्षकों और अनुशीर्षकों को साथ साथ अनुदेशन को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। मतलब जो मतलब बच्चों को है वो, क्योंकि वो श्रवण मतलब उनको सुनने में दिक्कत हो रही है बट उनको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो जो भी मतलब उनको चित्र वगैरह दे करके या कुछ भी मतलब जो भी हमने मतलब बोला है उनको लिख करके मतलब पीपीटी के रूप में उनको अगर हम दे देंगे तो ऐसा हो, जैसे कि ये देखिए आप लोग मतलब ऐसा देख रहे हैं पीपीटी, मतलब मेरी आवाज़ ना आए फिर भी आप लोगों को ऐसा सुनाई दे, तो ऐसे बच्चों को भी हम दे सकते हैं, मतलब जिसमें उनको सुनने की ज़रूरत ना हो लेकिन देख करके वो उनको पढ़ सके। तो देखिए और अधिक दृश्यों का प्रयोग करके, तो हाँ, तो ये भी हो सकता है मतलब अधिक दृश्यों का उपयोग करके, बट देखिए जो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि मतलब उसमें आप पीपीटी से बच्चों को जोड़ेंगे, फिर वीडियो वगैरह बच्चे को देखने को मिलेगा जिसमें से मतलब ऐसा वो अच्छे से समझेंगे, मतलब तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए दिया गया है कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। मतलब ऐसा समझिए कि प्री सर्विस, अभी मतलब जैसे आप लोग एक भावी शिक्षक है, अभी आप लोग मतलब विद्यालय में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो पहले सबसे पहले आप किस पे मतलब क्या करेंगे, क्या रचनात्मक आकलन उपकरणों का, फिर योगात्मक आकलन उपकरणों का, या स्व आकलन उपकरणों का, या रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो देखिए अभी हम बच्चे के पढ़ाए नहीं है, बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, तो मतलब बच्चे का नहीं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा स्व आकलन मतलब अपना आकलन करेंगे कि हाँ हम कैसे बच्चों के साथ डील करेंगे, कैसे क्या मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाने में एबल हूँ, क्या ऐसे मतलब अपने बारे में हम पहले जानेंगे, अपने को समझेंगे, क्योंकि अभी हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, उनसे नहीं मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है देखिए कि एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। मतलब वही पूछ रहे हैं कि बताइए जो एक ईवीएस की टीचर हैं उन्हें मतलब अंकुरण विधि मतलब कैसे भी मतलब अंकुरण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाना चाहती हैं। तो उसमें उन्होंने एक क्रियाकलाप दिया कि बच्चे आप घर में जाके आपको ऐसे करना है, तो क्या करना है, क्या चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, या बीज को गमले में लगाना, या मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, या वीडियो क्लिप देखना। तो क्या करें इन चारों में से जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकता है, मतलब अंकुरण विधि को कैसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो क्या चित्र के साथ चार्ट, अगर बच्चा ने अंकुरण का चार्ट तैयार कर दिया तब उससे बेहतर तरीके से सीखेगा। देखिए चार्ट तैयार करने से क्या, फिर वो अगर इससे इतना बेहतर तरीके से नहीं, फिर बीज में गमले मतलब बीज को गमले में लगाना, मतलब गमले में अगर बीज लगाएगा तो फिर वो अंकुरण विधि देख रहा है, मतलब इसमें बहुत वक्त लगेगा, टाइम जाएगा, फिर कब वो भी जाएगा तो कब देखेगा। तो देखिए ये भी मतलब उतना बेहतर नहीं है जैसा हमें चाहिए। फिर वीडियो क्लिप देखना, वीडियो क्लिप देगा फिर उसका मतलब उससे भी बेहतर हो सकता है ना, जिससे बच्चा अच्छे से सीख सकता है। तो देखिए तीसरा दिया गया है मूंग से अंकुरण को निकलते हुए देखना। मतलब देखिए हम चना को, गेहूं को मतलब ऐसा रखते हैं ना भिगो के, फिर उसको अगर नेक्स्ट डे देखो तो उसका बीज निकलता है, फिर नेक्स्ट डे और कपड़े में बांध के रख दो तो फटाक से बड़े से मतलब बड़ा सा उसमें उनका अंकुरण निकल जाता है। तो बच्चा इसको प्रॉपर तरीके से लाइव देख सकता है, तो उसका मतलब वो उसको भूलेगा नहीं, उसके दिमाग में ऐसा रहेगा हाँ ऐसे अंकुरण होता है, क्योंकि हमें अंकुरण विधि दिखाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 दिया गया है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे भोजन को रखाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, मतलब बेसिकली एक टीचर है जो ईवीएस की टीचर है, उन्होंने बच्चे से बोला कि मतलब आप अपने छत पर या कोई भी फील्ड हो वहाँ पर आप लोग मतलब एक कटोरे में थोड़ा सा अन्न रखिए, मतलब ऐसे दाना कोई भी गेहूँ चावल जो भी हो सकता है जो मतलब ऐसा पक्षियों के खाने के लिए। फिर उन्होंने मतलब एक सीट दिया, बोली मतलब इसको आप लोग रखो, इसमें जो जो मतलब आंकड़े आपको मिले उसको लिखते जाइए। तो फिर मतलब ये क्रिया मतलब ये करवाने का टीचर का क्या उद्देश्य था, किस लिए वो ऐसा करवा रही थी, क्या छात्रों को घर में व्यस्त रखना, या छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है, या तीसरा देखिए दिया गया है कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल विकसित करना, या जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति
सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या उद्देश्य था टीचर का, मतलब क्यों कटोरे में दाना रखो, फिर मतलब पक्षियों का आने का वेट करो, फिर उनका ब्यौरा उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया उनको देखो। तो उनका क्या उद्देश्य था उस, तो देखिए बेसिकली क्या, पहला पहला देखिए हमें मतलब ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को घर में व्यस्त करना ऐसा टीचर का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को सिखाना चाह रही है, ऐसा नहीं कि घर में व्यस्त रखना चाह रही। तो ये देखिए हो सकता है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त कगार पे हैं, हाँ जो पक्षी लुप्त हो रहे हैं, तो बच्चे मतलब हमें पक्षियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए उनको, तो ये भी हमारा हो सकता है। फिर देखिए दूसरा दिया गया है पक्षियों की जाति और उनके खान पान, मतलब किस किस प्रजाति की पक्षियाँ होती हैं, उनकी कौन कौन से खान पान होते हैं, वो क्या क्या खाते हैं, फिर उनका अवलोकन और कौशल विकसित करना, तो हाँ ये भी हो सकता है। फिर देखिए जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना, कि देखिए बच्चे ऐसे मतलब ये मतलब पक्षियाँ हैं, हमें इनको मारना नहीं चाहिए, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इनको दाना देना चाहिए, ऐसा तो ये सब भी भावनाएं मतलब उनके मन में विकसित होंगी। तो ऐसा जीव भावना जो है, तो ये सब हमें तीनों सही लग रहे हैं, तो जिस ऑप्शन में हमें ये तीनों दिखेंगे वो हमारा होगा। तो देखिए इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी, चौथे में भी ये है, तो ये वाला तो हमारा सही होगा नहीं, तो इसके लिए हम इसको भी नहीं मानेंगे। फिर देखिए इसमें भी दिए, दूसरे में भी ये है, तो मतलब आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर आपको नहीं भी पता था, तो मतलब अगर पहला क्वेश्चन आपको पता है कि ये नहीं होगा, तो आप मतलब सारे सही कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि बी सी और डी ये हमारे सही होंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ 6, कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव है आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना को कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ईवीएस की टीचर हैं जिन्होंने मतलब ऐसे बताया कि हमारे देश में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं। मतलब उसमें टीचर ने उस टॉपिक पे बातचीत किया और बोले कि मतलब इतनी हमारे संस्कृति, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियां हैं, फिर भी कुछ पर्व ऐसे हैं, कुछ उत्सव ऐसे हैं जो हम सब लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं, एक साथ जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो ये सब हम मतलब एक साथ मिलकर मनाते हैं, कोई अलग अलग नहीं मनाता। कि जैसे अलग अलग कैसे, जैसे हिंदू है तो उनकी होली त्यौहार हो गई, मुस्लिम है जिनका ईद बकरीद हो गया, फिर क्रिश्चियन है उनका क्रिसमस हो गया, तो ऐसे ऐसे अलग। लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो मतलब हम एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो वही मतलब बोल रहा है कि टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य के बारे में, या विभिन्न संस्कृतियों को एकता, या उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, उत्सव में हमें शांति और आनंद देते हैं। तो देखिए जो हम मतलब टीचर का उद्देश्य क्या है, तो मतलब विभिन्न संस्कृतियों में एकता, मतलब वो टीचर ऐसा नहीं बताना चाह रहा है, मतलब टीचर ये बताना चाह रहे हैं बच्चों के कि हमारे जीवन में जो उत्सव हैं, मतलब जो भी त्यौहार हैं, उनके क्या महत्व है, क्या उनके मूल्य हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड मतलब विभिन्न संस्कृतियों में एकता, मतलब ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी मतलब वो त्यौहार हैं, सब अपने अपने त्यौहार को साथ में अलग अलग बनाते हैं और सब मिलकर भी कोई त्यौहार मनाते हैं। तो ये नहीं, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 दिया हुआ है, देखिए ये ग्रामीण विद्यालय सॉरी एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही हूँ, उनके लिए सबसे उत्तम युक्ति होगी। मतलब समझिए कि एक टीचर है, वो मतलब विद्यालय मतलब भोजन के बारे में बता रही है, तो सबसे उपयुक्त क्या होगा। क्या अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उनका उपयोग करना, या भोजन के उन नमूनों को प्रदर्शित करना जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है, या विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, या अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो देखिए सबसे बेहतर होगा जिसमें बच्चा प्रैक्टिकल करेगा खुद, मतलब जितने मतलब क्योंकि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब हमें समझने के लिए है, जो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में क्या कैसे हो रहा है उन्हीं को जानना है। तो देखिए मतलब प्रतिरूपों चार्ट तैयार करके, देखिए चार्ट तैयार करके बच्चा उतना बेहतर नहीं सीख पाएगा। फिर देखिए कि भोजन के नमूनों को प्रदर्शित करना, मतलब प्रदर्शित करना, उन्हें संरक्षित करना। तो देखिए ये भी हमारा एकदम मतलब
सबसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए तीसरा दिया गया है कि विभिन्न संरक्षण विधियों पावर पॉइंट मतलब उसको एक स्लाइड बना देना, उसके बाद मतलब एक वीडियो बना के उसको दिखा देना, तो इससे भी बेहतर है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल करेगा, लाइव करेगा तो ज़्यादा बेहतर करेगा। तो देखिए चौथा दिया है कि अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करना, मतलब बच्चा क्षेत्र मतलब आसपास में जाए, भ्रमण करे और आयोजन मतलब टीचर ये योजना बनाए कि जिससे बच्चे मतलब आसपास जा करके उनमें घर में होने वाली मतलब उपयोग संरक्षण मतलब भोजन कैसे बच्चे मतलब कैसे जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो कैसे भोजन को संरक्षित करते हैं, तो वो जब देखेंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। 8 दिया गया है कि ये एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं, शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं। तो मतलब एक टीचर है जो मतलब फुलवारी चैप्टर दिया गया है ईवीएस में, उसको पढ़ा रही हैं, तो मतलब वो पूछ रहा है कि क्या क्या यूज कर सकती हैं फुलवारी के लिए, मतलब जो नीचे दिया गया है ये सब, इसमें से क्या क्या सब मतलब बच्चे को फुलवारी सीखने में मदद कर सकता है या क्या बेहतर हो सकता है। तो क्या भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला या विभिन्न स्थानीय फूल या कार्यपत्रक, तो कौन कौन सा होगा जिसमें मतलब बच्चा बेहतर। देखिए मतलब उन फुलवारी पढ़ा रही है कि हाँ मतलब ये भारत का मानचित्र भी हो सकता है कि देखिए बच्चा यहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर में कैसे मतलब फूल फूल होते हैं या इधर कैसे फूल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए देखिए मुझसे उतना अच्छा मैं बनाने तो आता नहीं, फिर भी मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ। देखिए बन जाता है, तो जो भी है उतना अच्छे से तो नहीं बना है, फिर भी मतलब समझने के लिए। तो देखिए भारत का मानचित्र मतलब हाँ उनको बताएंगे, उसमें हम जैसे यहाँ मतलब कर सकते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में कैसे कैसे मतलब फुलवारी होती हैं। फिर बिहार में जो है वो मधुबनी पेंटिंग का कैसे मधुबनी पेंटिंग है जिसके मतलब उस फुलवारी में उसको भी पढ़ा सकते हैं। विभिन्न स्थानीय फूल मतलब जो आसपास के फूल पौधे हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं, और कार्यपत्रक में मतलब बच्चा उसको लिख भी सकता है ऐसा ऐसा हो सकता है। तो देखिए हमारे सारे ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं हमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ए बी सी डी सारे ही हमें सही लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। मतलब वही पूछ रहा है, 2 बार एक्चुअली प्रभाव हो गया है इसके लिए। तो देखिए वही पूछ रहा है कि मतलब जो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं मान लीजिए, उनको मतलब अवैध शिकार जो बच्चे मतलब जो शिकार करते हैं सभी लोग जंगल में, तो मतलब वो अवैध होता है, हमें उसको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बच्चे को बता रहे हैं मान लीजिए। तो क्या सबसे बेहतर तरीका होगा जिससे मतलब हम बच्चे को अच्छे से क्या बातचीत करके हम उनको बेहतर सिखा सकते हैं, या दूसरा दिया गया है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाकर या पोस्टर प्रस्तुति करके या नारे लिखकर। देखिए नारे लिख करके तो बच्चे को हम अच्छे से नहीं सिखा सकते, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि मतलब नारे लिखना उससे मतलब चलो नारे लगवाना अलग बात हो जाती है, लेकिन क्या फिर पोस्टर प्रस्तुति करके मतलब एक पोस्टर बना दिए फिर उससे होगा, तो इससे भी बहुत बेहतर नहीं कर सकते। फिर देखिए वाद विवाद मतलब बातचीत करने से कैसे पता चलेगा, वही कि इसमें समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। देखिए जिस समाचार पत्र में जो मतलब जिन इंसानों ने मतलब ऐसे शिकार किया है उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है, फिर पक्षियों का कितना नुकसान होता है, फिर ऐसे शिकार हमें नहीं करना चाहिए, ये सब मतलब ये सब जब वो देखेंगे क्लिपिंग में, न्यूज़ में ऐसे ऐसे न्यूज़ आए हुए हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हमें बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो बेहतर तरीके से बच्चे सीखेंगे कि हाँ हमें ये काम नहीं करना है, ये गलत है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। मतलब व्यवसाय में जो हमारी रूढ़िवादिता चली आ रही है कि ये मतलब लड़के काम करेंगे, ये लड़कियां काम करेंगी, ये पुरुषों का पैसा है, ये स्त्रियों का पैसा है, तो मतलब जैसा कि बना हुआ है उसके प्रति मतलब संवेदनशील मतलब कैसे उनको कम किया जाए, कैसे बेहतर तरीके मतलब जागरूक किया जाए लोगों को। तो बच्चों को ये सिखाने के लिए सबसे बेहतर क्या होगा, तो वही पूछ रहे हैं क्या सामाजिक मीडिया या नुक्कड़ नाटक
समाचार पत्र या रेडियो। देखिए रेडियो से तो कितना सुनते आज तक कितने सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो इससे तो उतना बेहतर नहीं होगा। फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं में भी तो दिन भर आते ही रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ऐसे सीख पा रहा है, तो ये भी देखिए नहीं हो पाएगा। फिर सामाजिक मीडिया, फिर वही यही सब सेम ही हो गया, समाचार पत्र सामाजिक मीडिया, तो इससे भी नहीं होगा। लेकिन नुक्कड़ नाटक, मतलब नुक्कड़ नाटक जैसे हम लोग कठपुतली वाला डांस नहीं करते रहता है वो, तो नुक्कड़ नाटक में बच्चे मतलब कोई भी मतलब 8-10 बच्चे होते हैं, तो जिसमें मतलब बच्चे किसी भी मतलब ऐसा रूढ़िवादी का जैसे उनको रोल दिखाना है, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग वो मतलब कपड़े पहन के फिर वैसा प्रदर्शन करेंगे सब मतलब लोगों के सामने, तो बच्चों को लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चे भी मतलब ऐसा नाटक कर सकते हैं उसका स्कूल विद्यालय में 26 जनवरी 15 अगस्त, जिससे मतलब उसके प्रति वे संवेदनशील भी होंगे और अच्छे से मतलब बेहतर तरीके से सीखेंगे भी कि रूढ़िवादिता मतलब ऐसे कैसे कम किया जा सकता है या। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए 11 दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। मतलब जो पर्यावरण है उसको मतलब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में मतलब करने के लिए क्या क्या पर्यावरण के साथ के लिए से अधिगम क्या ये होगा। तो देखिए इतना हमें तो बेहतर नहीं लग रहा है क्या कि पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के लिए अधिगम करना ये होना चाहिए, क्या पर्यावरण के लिए पर्यावरण के अधिगम के साथ ये, या पर्यावरण के लिए या मध्य में। तो देखिए सबसे बेहतर हमें दूसरा वाला लग रहा है, क्योंकि देखिए पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए ही मतलब हम जो भी अध्ययन करेंगे, तो ये हमारा सबसे प्रॉपर वे हमारा सेकेंड वाला होना चाहिए, क्योंकि यही सूटेबल सबसे बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 12 पे। तो देखिए 12 दिया गया है कि अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा, और छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं। उन्हें उनसे निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकसित करना चाह रहा है। मतलब उन्होंने एक बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा कि बच्चों चलो हम लोग गार्डन में चलते हैं, वहाँ पे मतलब पौधों को ढूंढेंगे, गुलाब का पौधा है, और जिसमें से उन लोगों ने देखा, बच्चों ने देखा कि जिसमें से कुछ फूल अभी खिले हैं, कुछ फूल अभी नहीं खिले हैं। तो मतलब उनके टीचर ने क्या निर्देश दिया कि आप लोग रोज प्रतिदिन मतलब पार्क में जाएंगे और देखेंगे कि फूल खिला कि नहीं खिला। तो मतलब क्यों टीचर ऐसा करवाना चाह रहा है, क्या उसका उद्देश्य क्या है, क्या चाह रहा है टीचर। क्या प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, या छात्रों में जिज्ञासुकता, या प्रकृति सौंदर्य के अजूबे दिखाना, या फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि वो टीचर मतलब फूल खिल रहे हैं कि नहीं उसका आनंद लेने के लिए बच्चों को बोल रहा है, तो ये तो देखिए हमारा नहीं होगा। मतलब ऐसा जो इसमें बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, वो तो मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना, ये मतलब टीचर का उद्देश्य नहीं है कि देखिए मतलब कितनी अजूबे हैं सुंदरता प्राकृतिक का। उसका उद्देश्य मतलब छात्रों में जिज्ञासा, उनको मतलब लगेगा यार क्या कल फूल खिल गया होगा, अब कितने खिले होंगे, मैं कल जाऊँगा तो चेक करूँगा, फिर घर पर आएगा, फिर आराम मतलब नेक्स्ट डे स्कूल जाएगा तो फिर से जाके गार्डन में अपना चेक करेगा। मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि हाँ फूल खिला कि नहीं खिला। तो ये जानने के लिए मतलब टीचर का उद्देश्य ये होगा। फिर प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, मतलब वो देखेगा हाँ आज इतना फूल खिला था, फिर नेक्स्ट डे वो जाएगा तो बोलेगा आज पूरा खिल गया था। तो ये हमें पहला और दूसरा सबसे सुटेबल लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो देखिए सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है जो हमारा कि पहला और दूसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। फिर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। मतलब मान लीजिए कहीं भी ट्रैफिक है, वहाँ पे या चौराहा है जहाँ पे हमें रुकना रहता है, फिर जब जैसे हमें इंडिकेटर मिलता है तभी हमें आगे जाना रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंजन को बंद नहीं करते हैं, चालू ही रखते हैं, क्योंकि मतलब अभी
जानते हैं कि हमें 2 मिनट बाद जाना है, 1 मिनट बाद जाना है, फिर भी नहीं। तो ये एक टीचर है जो ईवीएस की, वो मतलब कक्षा में इसके विषय में चर्चा कर रही हैं। तो उनका उस चर्चा करने का क्या उद्देश्य क्या है, टीचर का क्या कर मतलब बताना चाहती है, क्या वायु और ध्वनि प्रदूषण, अगर इंजन नहीं बंद करेंगे तो उससे क्या वायु प्रदूषण, ध्वनि, हाँ दोनों होगा, क्योंकि अब आपको अभी टाइम है, अब मतलब भीड़ भाड़ है तो थोड़ा रुक के जाना है। तो अगर आप अपने गाड़ी को नहीं बंद कर रहे हो तो उससे वायु प्रदूषण भी होगा, क्योंकि जो आपसे मतलब आपकी गाड़ी से धुएँ निकलेंगे, और ध्वनि प्रदूषण जो आपकी गाड़ी आवाज़ कर रही है, तो हाँ ये भी हो सकता है। फिर और नवीकरणीय और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, मतलब टीचर ये भी सिखा रही है कि जो हमें मतलब संसाधन मिले हैं उसको हमें समझदारी से उपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। हाँ तो ये भी हमें दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, मतलब ये भी देखिए सही है ना, क्योंकि अगर बच्चे मतलब इंजन नहीं बंद कर रहे हैं, बच्चे समझा रहे हैं, तो इससे मतलब प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो फिर सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। हाँ ये इसको भी रोकना चाहिए सरकार को, ये भी नहीं कर। तो हमें सारे ऑप्शन ही सही दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमें ABCD सारे ही लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिनमें वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है, तो मतलब ऐसा जो मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, टीचर ऐसे उनको बता रही हैं कि कोई भी पर्व हो तो आप अपने घर को मतलब घर के आसपास की वस्तुओं से ही अच्छे से मतलब तैयार करके सजा सकते हैं, मतलब घर को। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार बार मतलब बाहर की चीज़ें पैसे खर्च करके लाने ही होंगे, तो घर की चीज़ों से भी आप अपने उसको सजा सकते हैं। तो क्या बच्चों की रचनात्मकता में वृद्धि करना चाह रही है? हाँ करना तो चाह रही, तो ये हो सकता है। फिर दूसरा, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करने, अपनी कला संस्कृति को सुरक्षित करने, हाँ ये भी हो सकता है, मतलब स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे, अपनी कला और संस्कृति को मतलब सुरक्षित करेंगे, तो ये भी हमें सही लग रहा है, तो ये भी हो सकता है। फिर देखिए, स्थानीय विक्रेताओं की सहायता करना, तो देखिए ये तो अभी बहुत मतलब ऐसा सहायता करना या साझा करना की वस्तुएं सस्ती होती हैं, मतलब आप घर की चीज़ों से वस्तुएं बनाएंगे तो मतलब बेसिकली जो आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो उससे सस्ती ही होगी, तो हाँ ये भी हो सकता है। फिर स्थानीय विक्रेताओं, आपने इतनी सारी वस्तुएं बनाई हैं तो वो आप उनको भी जाकर दे सकते हैं, तो उनकी भी सहायता हो सकती है। तो देखिए हमें सभी सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं मतलब बच्चों को। तो ये सब हो सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ABCD सारे, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? मतलब पूछ रहा है कि कौन सा संसाधन है जो पर्यावरण अध्ययन विद्यार्थी, मतलब जो बच्चे पर्यावरण अध्ययन सीख रहे हैं, EVS सीख रहे हैं, उनके आकलन के लिए जो उनका गुणात्मक आकलन है, मतलब इकट्ठा करने क्या कर सकते, क्या दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यक्रम या निर्धारित मापनी। देखिए रेटिंग स्केल, मतलब इसको इतने रेट मिले, इसको इतने रेट, तो इससे तो देखिए बेहतर नहीं हो पाएगा। मतलब गुणात्मक मतलब उसको कितना मतलब पढ़ने लिखने में ही नहीं, दूसरे फील्ड में भी वो बच्चा कितना बेहतर है उसके बारे में। फिर कार्यक्रम, चलो इससे भी हो सकता है, लेकिन दृष्टांत अभिलेख जो पेपर पेंसिल परीक्षण, तो इससे भी हम बच्चे का बेहतर तरीके से मतलब आकलन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कार्यक्रम या तो ये हो सकता है, या तो पहला दृष्टांत अभिलेख, तो मतलब दृष्टांत अभिलेख में बच्चे के कैसे प्रोग्रेस हुए, कैसे मतलब 1 बाई 1 मतलब ऊपर गया, तो ये हमारा सबसे बेहतर दिख रहा है। तो ये कार्यक्रम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके दृष्टांत को हम उसमें मतलब लिख के रख सकते हैं ना लंबे समय तक, तो ये देखिए उतना नहीं बेहतर है, जिससे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ही रखा है। तो देखिए 15 नंबर के हमारे कंटेंट पूछे जाते हैं हमसे EVS में, 15 नंबर की पेडागोजी, ये मतलब सब सेक्शन में बराबर होता है, वो मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो जो आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होता है उसमें आप लोगों को देखिए पहले हम मतलब जो होता है सबसे पहला आप लोगों का वो CDP होता है, फिर मैथ्स होता है, फिर EVS होता है, फिर आप लोगों का लैंग्वेज रहता है दोनों। तो जिसमें से इस तरह से आप लोगों का ऑनलाइन जो पेपर रहता है उसका ऐसा सीक्वेंस बटा हुआ रहता
है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने 15 नंबर डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ईवीएस के मैं थोड़े पेडागोजी कराती हूँ, फिर 1 बाय मैं आपके मैथ्स के पेडागोजी को भी करवाऊंगी। पहले हम लोग पेडागोजी करते हैं, फिर कंटेंट पार्ट भी देखेंगे। जैसा जितना मतलब टाइम आपके एग्जाम का रहेगा, फिर जैसा आप लोगों का पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पेपर पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें से हम लोगों ने हिंदी के, सीडीपी के और केवीएस के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया है। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।